हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरीज अब हिंदी में फिर से आज आप सबका वेलकम है। आज मैं फिर से आप सबके लिए लाया हूँ दो और डरावनी कहानियाँ, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी डर जाएंगे। और इन कहानियों को खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हमारी आज की पहली कहानी की ओर। मेरा नाम साहिल है और मैं तेलंगाना के शाहीन नगर का रहने वाला हूँ। ये कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब मेरे और मेरी वाइफ के साथ हुआ था, जो कि याद आते ही आज भी मेरी वाइफ बहुत डर जाती है। तो हुआ कुछ ऐसा था, 2021 में मेरी शादी हुई, जिसके कुछ एक साल बाद मेरे छोटे भाई की भी शादी तय हो गई। उस वक्त हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए हम उस घर को तोड़कर एक बड़ी सी 3 माले की बिल्डिंग बनाने वाले थे। तो इस वजह से मुझे अपनी वाइफ को लेकर कुछ महीनों के लिए एक किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा। मुझे वो किराए का घर काफ़ी ढूंढने के बाद मेरे अम्मी अब्बा के घर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर मिला। और कुछ 3 से 4 महीने हमारे उस किराए के घर में रहने के बाद उस घर के मालिक ने मुझे वो घर खाली करने के लिए कहा और कहा, मैं यहीं इसी घर में शिफ्ट होने वाला हूँ, तो आप दूसरा घर देख लो। तो मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, बस उस मकान मालिक से 1 महीने का टाइम ले लिया और करीब 15 दिन में ही दूसरा घर ढूंढ लिया। और इस बार मुझे जो घर मिला था वो मेरे अम्मी अब्बा और मेरे ससुराल से कुछ ही दूर था। वैसे मैं बता दूं, मेरी वाइफ के मम्मी पापा का घर भी मेरे अम्मी अब्बा के घर से थोड़ा सा ही दूर है। तो जैसे ही मुझे हमारे घर के करीब में ही वो किराए का घर मिला, तो मैंने जल्दी से उस घर को ले लिया। और फिर मैंने मेरी वाइफ और हमारी 7 महीनों की बच्ची दोनों को कुछ दिनों के लिए मेरी वाइफ के मम्मी पापा के घर पर छोड़ दिया और एक दिन टाइम निकाल कर अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर अपने उस नए घर में सामान शिफ्ट करने लगा। और कुछ 2 दिन में ही मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर सारा सामान उस घर से इस नए घर में शिफ्ट कर दिया, मगर कुछ भी सामान सही से जमा कर नहीं रखा। ये सोच कर के अगले दिन मेरी वाइफ को लेकर आऊँगा, जो चीज़ मेरी वाइफ जहाँ रखने के लिए कहेगी वो चीज़ वहाँ सेट कर दूँगा। ऐसा सोचकर सारा सामान बस ऐसे ही यहाँ वहाँ रख दिया और वैसे ही उस घर को लॉक करके वहाँ से हमारे फुप्पू के घर जाकर सो गया, जो कि हमारे घर के पास ही रहते थे। और हमारा घर बनने तक मेरे अम्मी अब्बा भी वहीं हमारे फुप्पू के घर पर ही थे। फिर अगले दिन जब मैं मेरी वाइफ को उस किराए के घर ले जाने के लिए उनके मम्मी पापा के घर गया, तो उन्होंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन बाद देखेंगे ना। तो मैंने ठीक है कहा। फिर ऐसे ही करते करते एक हफ्ता बीत गया। फिर एक हफ्ते बाद जब मेरी वाइफ की तबीयत ठीक हो गई, तो हम लोग एक दिन हमारे उस किराए के घर गए और उस घर में अंदर जाते ही हमारी बच्ची यहाँ वहाँ दीवारों को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो मेरी वाइफ ने जैसे तैसे करके उसे सुला दिया। फिर हम दोनों ने मिलकर सारे घर को अच्छे से धोकर साफ कर दिया और जैसा जैसा जहाँ जहाँ मेरी वाइफ ने कहा, मैंने सारा सामान सेट कर दिया। जिस वक्त मैं और मेरी वाइफ हम दोनों सामान सेट कर रहे थे, उस वक्त मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, तो मेरी वाइफ ने मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। तो मैंने, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कहा और टॉयलेट में चला गया। फिर जैसे ही मैं टॉयलेट यूज़ करके बाहर निकला, मुझे उसी टॉयलेट में से किसी के खाली वाटर बॉटल या कोई प्लास्टिक की चीज़ नीचे ज़मीन पर टक टक से मारने की आवाज़ आई। फिर मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा, तो अंदर बॉटल जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो मैंने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जैसे ही मैं अंदर हॉल में जाने लगा, तब मुझे वही आवाज़ फिर से आने लगी, मगर इस बार किचन से। तो मैंने किचन का भी दरवाज़ा खोल कर देखा, वहाँ भी कुछ नहीं था। तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर आ गया। फिर मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ने सारा काम ख़त्म होने के बाद मिलकर खाना खाया, जो कि मेरी वाइफ जब हम दोपहर में आ रहे थे तब उनके मम्मी पापा के घर से टिफ़िन बंधवा कर लेकर आई थी। फिर खाना खाने के बाद हम दोनों हमारी बच्ची को लेकर
अंदर हमारे कमरे में सोने के लिए चले गए। उस वक्त करीब रात के 1 बज रहे थे और उस वक्त भी हमारी बच्ची ठीक वैसे ही बार बार नींद से उठकर यहाँ वहाँ दीवारों को देखकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो मेरी वाइफ बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रही थी और हम दोनों सारा दिन काम करने की वजह से बहुत थके हुए थे। तो इसलिए थके हुए होने की वजह से बेड पर लेटते ही पता नहीं मुझे कब नींद लग गई। और वो घर कुछ ऐसा था, मेन गेट से अंदर आते ही एक पतली सी लंबी गली थी जिसके आखिर में काफ़ी दिनों से वो घर बंद होने की वजह से बहुत सारी जंगली झाड़ियाँ उग गई थी, जिन्हें मैं अगले दिन साफ़ करने वाला था। और जहाँ पर वो झाड़ियाँ थी वहाँ की दीवार के पीछे किसी चीज़ की एक बड़ी सी कंपनी थी जो कि काफ़ी सालों से बंद पड़ी हुई थी। और उन झाड़ियों के पास लाइट ना होने की वजह से वहाँ पर रात के वक्त बहुत अंधेरा था। और उससे काफ़ी पहले लेफ़्ट साइड में टॉयलेट बाथरूम और उसके ठीक सामने बड़ा सा हॉल था, जिसमें अंदर आते ही लेफ़्ट में छोटा सा किचन और हॉल के आखिर में हमारा बेडरूम था। और उस गली और हॉल के दरवाजे के ऊपर और आसपास एक बड़ी सी लोहे की जाली वाली खिड़की लगी हुई थी, जिस वजह से हॉल में से उस गली में का साफ साफ दिखाई देता था। और बेडरूम का दरवाज़ा खुला होने पर बेडरूम से भी उस गली में का दिखाई देता था। तो थके हुए होने की वजह से मुझे तो बेड पर लेटते ही नींद लग गई, मगर मेरी वाइफ को बच्ची को सुलाते हुए करीब 2 बज गए। फिर बच्ची को सुलाने के बाद मेरी वाइफ ने मुझे उठाया और कहा, बाहर जाकर गेट को लॉक डाल दो, फिर सो जाना। तो मैं उठा और नींद में ही बाहर जाकर गेट को लॉक डाल दिया। फिर हॉल में आकर हॉल का दरवाज़ा बंद ही कर रहा था, तभी मुझे बाहर उन्हीं झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज़ आई। तो मैंने झांक कर उस तरफ देखा, मगर वहाँ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। तो मैंने हॉल के दरवाजे की भी कुंडी लगा दी और सारी लाइटें बंद करके रूम में आकर रूम का भी दरवाज़ा लगा दिया। फिर हम दोनों सो गए और कुछ आधे घंटे बाद ही मुझे फिर से मेरी वाइफ ने डरते हुए नींद से जगाया। तो मैं हड़बड़ा के उठा तो मुझे मेरी वाइफ ने डरते हुए धीरे से कहा, बाहर हॉल में से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। तो मैंने नींद में ही गुस्से से कहा, ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है, सो जाओ। तो मेरी वाइफ ने फिर से डरते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। तो मैं उठकर कुछ देर ऐसे ही बैठकर सुना तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। तो मैंने कहा, सो जाओ, कुछ नहीं, चूहे वगैरह होंगे, सुबह देखेंगे। तो फिर से हम दोनों सोने के लिए लेट गए और कुछ 10 मिनट बाद ही फिर से मेरी वाइफ ने धीरे से मुझे मेरे कान में कहा, हॉल में से फिर से आवाज़ आ रही है। तो मैं बेड से उठा और चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गया और दरवाजे को कान लगाकर सुनने लगा। तो इस बार मुझे भी हॉल में से किसी के चलने की आवाज़ आई, साथ में वही बॉटल के टक टक करने और किसी के बात करने की। तो अब इस बार मुझे भी डर लगने लगा, मगर मैं डर कर अपनी वाइफ को और डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैं हिम्मत करके दरवाज़ा खोलने ही वाला था। तभी मुझे मेरी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़कर रोक दिया। तो मैंने अंदर से ही ज़ोर से पुकार कर कहा, कौन है, कौन है बाहर, निकल हमारे घर से। मेरे ऐसा कहते ही वो आवाज़ें आना बंद हो गई। तो मैंने धीरे से खिड़की खोली जो कि रूम के दरवाजे के पास ही थी, जिसके खोलते ही हॉल में का सब दिखाई देता था। तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो हॉल में अंधेरे के अलावा कोई नहीं था। तो मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही दरवाजे के तरफ आगे बढ़ा ही था, तभी उसी खिड़की में से एक डरावनी शक्ल वाले काले साए ने मेरी वाइफ को देखकर ज़ोर से एक अजीब सी बहुत डरावनी आवाज़ निकाली, जिसे सुनते और देखते ही कुछ देर के लिए मेरी वाइफ की आवाज़ ही बंद हो गई। तो मैंने झट से दरवाज़ा खोला और बाहर हॉल में आकर कौन है, कौन है ऐसा बोलते हुए हॉल की और बाहर की सारी लाइटें ऑन कर दी।
और घर में सब जगह देखा, मगर कहीं पर भी कोई नहीं था और अंदर कोई आ भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने ही सारे दरवाजे बंद किए थे। उस वक्त डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो आवाज़ बहुत डरावनी थी। फिर मैं जल्दी से अंदर गया और मेरी वाइफ और बच्ची को लेकर उस घर से बाहर निकल गया। उस वक्त मेरी वाइफ बस एक ही बात बोल रही थी, उसने मुझे देखा, वो बहुत डरावना था। उसने मुझे देखा, वो बहुत डरावना था। तो मैंने जल्दी से मेरे अम्मी अब्बा को कॉल करके वहाँ बुलाया और सारी बात बताई। तो मेरे अम्मी अब्बा वहाँ आने के बाद मेरे अब्बा घर के अंदर गए। फिर कुछ 5 मिनट बाद बाहर आए और कहा, यह घर अच्छा नहीं है, फौरी इस घर को खाली कर दे। तो मैंने मेरी वाइफ को फिर से उनके मम्मी पापा के घर पर छोड़ दिया। तब तक उन्हें काफ़ी बुखार चढ़ चुका था। फिर मैं भी मेरे अम्मी अब्बा के साथ मेरे फुप्पू के घर पर जाकर सो गया। फिर अगले दिन सुबह उठकर देखा तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। तो मुझे चार्जर होना ज़रूरी था, जो कि वहीं उस घर में मेरे रूम में रखा हुआ था। तो मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद हिम्मत की और करीब दोपहर 3 बजे के आसपास उस घर के पास चला गया। फिर हिम्मत की और दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। फिर जल्दी से रूम में से अपना चार्जर लिया और रूम का दरवाज़ा वैसे ही खुला छोड़ के वहाँ से बाहर निकल गया और हॉल के दरवाजे को लॉक कर दिया। जब मैं बाहर उस गली में आकर हॉल के दरवाजे को लॉक कर रहा था, तब मुझे ऐसा लगा अंदर मेरे रूम में कोई खड़ा हुआ है और मुझे ही देख रहा है। लेकिन मैंने उस तरफ नहीं देखा, क्योंकि उस तरफ देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और जल्दी से दरवाजे को लॉक किया और वहाँ से बाहर निकल गया। और कुछ 3-4 दिन बाद ही मेरे दोस्तों को साथ लेकर मेरे अब्बा के सामने उस घर को खाली कर दिया। और हमारा घर बनने तक सारा सामान मेरी वाइफ के मम्मी पापा के घर पर रख दिया। मेरा नाम अभिनव है और मैं राजस्थान के जालोर का रहने वाला हूँ। ये कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हमारे गांव के एक चाचा ने मुझे और मेरे दोस्तों को बताई थी, जिनका नाम करीम था। तो हुआ कुछ ऐसा था, काफ़ी सालों पहले करीम चाचा के पास बहुत सारी गाय भैंसें और बहुत सारी बकरियां थी। पूरे गांव में सबसे ज़्यादा बकरियां करीम चाचा के पास ही थी, जिनको वो रोज़ चराने के लिए जंगल में ले जाया करते थे। ऐसे ही रोज़ की ही तरह चाचा एक सुबह बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकल गए और पूरा दिन जंगल में बकरियों को चराने के बाद करीब शाम 7 बजे के वक्त सारी बकरियों को जंगल से लेकर गांव की तरफ आने लगे। तभी कुछ दूर आने के बाद रास्ते में एक जगह उनकी बकरियों में से एक बकरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। तो चाचा ने पीछे मुड़कर बकरियों की तरफ देखा तो अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ भी सही से दिखाई नहीं दिया और उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। बस उस जगह पर सारी बकरियां एकदम से खामोश हो गई और डरी डरी लग रही थी। तो चाचा ने उस सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से सारी बकरियों को लेकर अपने घर वापस आ गए। फिर अगले दिन भी जब चाचा जंगल में बकरियां चराकर शाम को उसी वक्त उसी रास्ते से अपने घर वापस आ रहे थे, तभी जंगल में ठीक उसी जगह पर फिर से एक और बकरी उसी तरह से पुकारने लगी और फिर से सारी बकरियां एकदम से कल ही की तरह खामोश हो गई और डरने लगी। अंधेरा होने की वजह से रोज़ चाचा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसा ही करीब 1 हफ्ते तक चलता रहा। बकरियां ज़्यादा होने की वजह से चाचा को कुछ समझ नहीं आया। फिर एक शाम चाचा ने अपनी बकरियों को उनके बाड़े में पीने का पानी डालते हुए गौर से देखा तो चाचा को कुछ बकरियां कम लगने लगी और कुछ बकरियों के गलों पर छोटे छोटे जख्मों के निशान दिखाई दिए, जैसे किसी जानवर ने नाखून मारे हों। तो चाचा ने अगले दिन गांव के कुछ आदमियों को ये बात बताई और 2-3 आदमियों को साथ लेकर जंगल में उसी जगह पर चले गए जहां वो बकरियां चराते थे। और काफ़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उन लोगों को कुछ बकरियां तो मिली, मगर मरी हुई।
जंगल के काफ़ी अंदर एक बड़ा सा गड्ढा मिला, जिनमें बहुत सारी बकरियों और दूसरे जानवरों की आधी आधी कटी फटी और सड़ी गली लाशें पड़ी हुई दिखाई दी, और बहुत सारे जानवरों की हड्डियां और कंगाल पड़े हुए दिखाई दिए। तो वो देखकर उन लोगों ने सोचा शायद ये किसी जंगली जानवर का काम होगा। ऐसा सोचकर वो लोग वहाँ से गांव में वापस आ गए और आकर सारे गांव वालों को ये बात बताई। फिर अगले दिन कुछ और आदमियों और कुछ हथियारों के साथ वहाँ पर फिर से गए और सुबह से शाम होने तक उस गड्ढे से थोड़ा दूर झाड़ियों में छुपकर इंतज़ार किया कि शायद कोई जानवर आएगा, मगर वहाँ कोई जानवर नहीं आया। तो वो लोग फिर से गांव वापस आ गए। फिर एक हफ्ते तक किसी का भी एक भी जानवर गायब नहीं हुआ, और फिर एक हफ्ते बाद तेज़ी से फिर से जानवर गायब होने लगे। जिस किसी का भी जो भी जानवर गायब होता वो कहीं नहीं मिलता सिवाय उस गड्ढे के। कोई भी जानवर खोता तो वो उसी गड्ढे में मिलता, मगर कटा फटा या आधा खाया हुआ। ये देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो गए और सब लोग अपने अपने घर के बाहर पहरा देने लगे। तो फिर से कुछ दिनों तक किसी का कोई जानवर गायब नहीं हुआ, और फिर कुछ 15 दिन ऐसे ही बीतने के बाद फिर से जानवर गायब होने लगे। तो चाचा ने कुछ गांव वालों को रात के वक्त जंगल में उसी जगह पर चलने के लिए कहा। तो कुछ गांव वाले मान गए और कुछ गांव वालों ने डरकर साफ मना कर दिया। तो चाचा ने रात होते ही जो जो आना चाहता था उन लोगों को साथ लेकर जंगल में चले गए, और उस गड्ढे से कुछ दूर फिर से उन्हीं झाड़ियों में छुपकर उस गड्ढे के तरफ देखने लगे। और काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद करीब रात 1 बजे के आसपास उन लोगों ने देखा वहीं पास ही के जंगल से एक काला साया निकल कर आया और उन सड़ी गली लाशों के पास आकर बैठ गया। और वहां आते ही वो एक डरावनी औरत के रूप में बदल गया, और कुछ देर उन लाशों को देखने के बाद उन सड़ी गली लाशों को खाने लगा। ये देखकर वो सब गांव वाले बहुत डर गए। तो करीम चाचा ने उन लोगों को हिम्मत दी और कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, बस कोई आवाज़ मत करना। चाचा धीरे धीरे से ये बोल ही रहे थे, तभी उन लोगों में से एक आदमी उसे देखकर चुड़ैल चुड़ैल पुकारते हुए वहाँ से गांव की तरफ भाग गया, जिसे देखते ही वो औरत भी फिर से वैसे ही साया बनकर उसी जंगल में चली गई। और वो सब गांव वाले भी वहाँ से जल्दी जल्दी गांव आकर अपने अपने घर चले गए। और फिर सुबह तक सारे गांव में ये बात सबको पता चल चुकी थी। तब करीम चाचा ने यह बात गांव के एक मौलवी साहब को बताई। तो मौलवी साहब ने रात के वक्त वहां जाकर कुछ पढ़ा और सब गांव वालों को उस गड्ढे के पास जाने से मना किया, और अगर किसी वजह से किसी को मजबूरन वहां जाना भी पड़ा तो ज़ोर ज़ोर से बात करते हुए वहां जाए, बिना आवाज़ करे किसी को भी उस गड्ढे के पास से गुजरने से मना किया। फिर उस दिन के बाद से कई महीनों तक किसी का भी कोई जानवर गायब नहीं हुआ, मगर बीच बीच में कभी कभार अब भी एक आध जानवर गायब होता है। जिस किसी का भी जानवर गायब होता है वो सारे गांव में उस जानवर को ढूंढते हैं सिवाय उस गड्ढे के, मगर आज भी किसी की हिम्मत जंगल में उस गड्ढे कन जाकर देखने की नहीं होती। लेकिन वो सब होने के 2 साल बाद 2 लड़के, जिन्हें उस बारे में सही से कुछ मालूम नहीं था, वो दोनों एक दिन एक पतंग पकड़ने के चक्कर में जंगल में उसी गड्ढे के पास चले गए। तो उन लड़कों ने बताया, जब वो दोनों पतंग पकड़ने के चक्कर में उस गड्ढे के पास गए तो वहाँ जाते ही उन दोनों को एक दूसरे पर गुस्सा आने लगा और एक दूसरे को उस गड्ढे में ढकेलने का मन करने लगा। तो वो दोनों एक दूसरे को उस गड्ढे में ढकेलने की कोशिश करने लगे, और उन लड़कों ने बताया उस वक्त उन दोनों को उस गड्ढे से किसी औरत के अंदर बुलाने की आवाज़ आ रही थी। तो वो दोनों उस गड्ढे में झांकने ही वाले थे, तभी वहीं कुछ दूर से गांव का एक आदमी गुजर रहा था, जिसकी नज़र उन लड़कों पर पड़ी। तो उस आदमी ने उन दोनों को आवाज़ दी और वहाँ से दोनों के हाथ पकड़कर
गांव लेकर आ गया। उस दिन से वहां अब तक तो कोई नहीं गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।